आइसिंग करते हैं अगर मसल्स वगैरह खिंच जाती है। और इसके लिए एक राइस है, इसको ठीक करने के लिए, वो RICE, ये मेथड है इसको ठीक करने का। तो ये मेथड हम अपनाते हैं, जैसे अगर इंजरी हो जाती है तो हम सबसे पहले रेस्ट करते हैं, जो भी एथलीट हो या जो भी जिसको भी चोट लगा हो वो व्यक्ति, तो सबसे पहले हम उसको रेस्ट देंगे। इसके बाद आइसिंग करेंगे। अगर उसमें देखेंगे कि उसको आइसिंग करने की ज़रूरत है क्या, अगर आइसिंग करने की ज़रूरत होगी तो हम उसको उसमें आइस अप्लाई करेंगे। और आइस अप्लाई कम से कम 15 से 20 मिनट तक अप्लाई करेंगे। इसके बाद सर C फॉर कंप्रेशन है। हमने देखा कि उसको रेस्ट दिया, रेस्ट करने के बाद हमने आइस अप्लाई किया। आइस अप्लाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कितना इफेक्ट आया, ये कितना प्रभाव पड़ा। अगर आइस लगाने से वो ठीक हो जा रहा है और ज़्यादा इधर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, तो हम ये कंप्रेशन करेंगे। चौथा है सर एलिवेशन। एलिवेशन में हम देखेंगे कि जो पेशेंट है, जो जिस व्यक्ति को इंजरी लगी थी, हमने रेस्ट दिया, आइस अप्लाई किया, कंप्रेशन किया। इसके बाद एलिवेशन देखेंगे कि उस व्यक्ति को अभी तक हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो उसमें कितना सुधार आया है, या फिर उसको और सुधार और ट्रीटमेंट देखने की जरूरत है कि नहीं। इसके अलावा और भी सब गलत बता रहे हो यार, है ना, अच्छी बात नहीं है मुझे। अच्छा, आइस क्यों अप्लाई करते हैं? सर मसल्स में मसल्स खिंच जाती है तो। अच्छा, ये भी गलत है। आइस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब मसल्स का स्ट्रेन की डेफिनेशन में टीयर आउट परमानेंटली और पार्शियली, ठीक है ना, आप उसमें मसल हम बता रहे हैं ताकि आप समझ लो। आइस इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। अच्छा, सूजन क्यों आती है फिर? सूजन क्यों आती है? सूजन कम करने के लिए ही आइसिंग का उपयोग। सूजन क्यों आती है, यही तो पूछ रहे हैं। सूजन क्यों आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। वही तो कह रहा हूँ कि सूजन आ कहाँ से आती है? हार्ट से आ जाती है, लंग से आ जाती है, बालों से आ जाती है, कहाँ से आ जाती है? अरे स्वेलिंग आती है जब जब हमने अभी बोला था कि मसल फाइबर टूटते हैं तो ब्लीडिंग होती है, उसमें कई चीजें फ्लूइड्स होता है वो एक्युमुलेटेड हो जाता है, तभी तो सूजन दिखती है। ठीक है ना, तो आइस इसलिए लगाते हैं कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, वो मसल्स की जो सिरे हैं वो सिकुड़ जाए। जी सर, तो वो फैल जाता है। तो आप कंप्रेशन एलिवेशन को कह रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। एलिवेशन बहुत जब करते हैं, जब एलिवेट करते हैं, एलिवेशन मतलब एलिवेट द मूवमेंट, एलिवेट द बॉडी पोस्चर। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो पैर में लगी, मेरे इधर लगी, अब हो रहा है तो पैर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर उसको एलिवेट इसलिए करते हैं कि उसका ब्लड फ्लो है ना, वो उस डायरेक्शन ज्यादा ना हो, जितना ज्यादा होगा उसमें तकलीफ होगी। समझ रहे हो, क्योंकि वो तो पार्सली टूट चुकी है, लेजम टूट जाती है तो आप क्या करते हो, या तो बंद कर देते हो है, या पर उस तरफ पानी का कम बहाव करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। फिर तो एलिवेट इसलिए तो करते हैं। ठीक, और कंपैरिजन आप तो उसका बहुत ही गलत बता, मतलब कि नती कर दिया। रेस्ट इसलिए दिया था, पहले तो उस मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जी, रेस्ट सो जाओ तो हो जाए। रेस्ट मतलब उस बॉडी पार्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको अनयूज कर देते हैं, ठीक है जी, उसको रेस्ट कहते हैं। रेस्ट मतलब कई तरह का होता है, ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। और आपने कहा जब वो ठीक, मतलब कि क्रिटिकल, आइस तो लगानी है, चाहे थोड़ी लगे चाहे ज्यादा लगे जी, आइस तो लगानी है। आप तो कह रहे हैं पहले स्थिति देखेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे नहीं, अपन उसको आइस लगाएंगे ही। और कब तक लगाएंगे, इसका टाइम कितना है, कितने दिन लगाएंगे, महीना बाद, 2 महीना? सर दिन में हम कम से कम 2 या 3 बार लगाएंगे, और एक बार जब लगाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगाते रहोगे।
और 5 नहीं दिन सर, बाद लगाओगे कि कम से कम 1 सप्ताह तक लगाएंगे। अरे नहीं यार, 24 से 48 घंटे तक लगाते हैं आइसिंग 24 घंटे बहुत है। बस। जी। उसके बाद तो फिर अपना नई थेरेपी चोट चालू हो जाती है, नई चोट के लिए होती है वो तो। थेरेपी चालू हो जाती है। थेरेपी कौन कौन सी है? अपन दिन में 3 से 4 बार लगा लिया और फिर 48 घंटे तक ये अप्लाई करना। अच्छा, जी जी। क्रायोथेरेपी किसके लिए यूज होती है? मालिश करते हैं इस पे इस पे क्रायोथेरेपी मालिश करते हैं, फिर मसाज करते हैं। नहीं करते सर। क्यों? वो अगर मसाज करेंगे तो जो ब्लीडिंग हो रहा है वो और रैप्चर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो सही कह रहे हो। मालिश नहीं होता जी। जहाँ पर रिपेयर की जरूरत होती है वहाँ मालिश नहीं होती। नहीं करते। ठीक है जी। ये तो ठीक बात कह दी आपने। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस करना। ये क्या होती है? सर कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज एक एक्सरसाइजेस का फॉर्म है जो विदाउट इक्विपमेंट्स किया जा सकता है, बॉडी को फिट रखने के लिए, जैसे जंपिंग वगैरह, रनिंग वगैरह, स्क्वाट वगैरह, लंजेस वगैरह करते हैं। जो फ्री हैंड एक्सरसाइज और पीटी वगैरह होती है, इनका मेन उद्देश्य होता है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, है ना। ये फिटनेस डेवलप करना नहीं होता। मॉर्निंग पीटी एक्सरसाइज। हाँ, पीटी होती है या हम फ्री हैंड कैलिस्थेनिक करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, बच्चों में न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सुना होगा, ये डेवलप होता है। जी। मेन उद्देश्य इसका यही है। बाकी आपको फिटनेस बनाना, कुछ और बनाना, वो फिर दूसरी तरीके से करा सकते, है ना। जी। आप एक तो एथलेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ो अच्छे से। जी सर। पूरा एथलेटिक्स का क्लासिफिकेशन सारे इवेंट्स का है, जी। जंपिंग, रनिंग और Throwing। आपके कंबाइंड इवेंट। फिर उनके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं वो आपको थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ना। अच्छा, एमपी गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी बताइए। सर एमपी गवर्नमेंट की जो 2005 में पॉलिसी बनी थी, उसमें जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट की बात कही गई है, और दूसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, यानी उसका डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। और तीसरी बात जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको राज्य स्तर, नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा परफॉर्मेंस। खेलो इंडिया प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ? सर खेलो इंडिया प्रोग्राम 2008 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 2018 से सर। इसमें क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य सर, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, युवा प्रतिभावान जो बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है, उसको राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक निखार के लेके आना। अच्छा, और ये फिट इंडिया की स्थापना सर 2019 में किया गया था। इसमें क्या है? सर फिट इंडिया, ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि जो लोग हैं उनकी फिटनेस की बात कही गई है, कि लोगों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो फिट हो सके, फिट रहें। अच्छा, जो 400 मीटर का ट्रैक होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है? सर 400 मीटर ट्रैक में 2 स्ट्रेट होती है और 2 कर्व होती है। कर्व होता है जी। विड्थ कितनी होती है? सर एक लेन की विड्थ होती है 1.22 से 1.25 मीटर। 1.2। अच्छा, एशियन गेम स्टार्ट कब से हुए? सर एशियन गेम की स्टार्ट 1931 से शायद हुआ है। 1951 में। क्या कहाँ से स्टार्ट हुए? 1951 में कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली से। इंडिया में कितने बार हुए ये? सॉरी सर, काउंट करना पड़ेगा। लास्ट कहाँ पर हुए थे? एशियन गेम। हाँ जी, लास्ट एशियन गेम कहाँ पर हुए थे? सॉरी सर, याद नहीं है। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? सॉरी सर। नेक्स्ट कहाँ पर होंगे? ये एशियन गेम स्कॉटलैंड में होगा 2026। पक्का? जी सर। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम कब से स्टार्ट हुए? कॉमनवेल्थ गेम सर
1930 से स्टार्ट हुए थे और वो भी दिल्ली से स्टार्ट हुए हैं। नहीं हुआ था इंडिया तो उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ था फर्स्ट में, तो हैमिल्टन में हुए थे कनाडा में 1930 में, और जो सेकंड वाले 1934 में हुआ था ना, उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट था। इंडिया में कब हुए थे? सर इंडिया में 1951 में और 2010 में 1951 कॉमन, सॉरी सर 1982 में आई थी 1982 में तो एशियन गेम हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम की पूछ रहा हूँ। सर, 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ था। अच्छा, ओके। और अभी रिसेंट में कहाँ पर हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम जी, सॉरी सर याद नहीं है। जापान में हुए थे। नेक्स्ट वाले कहाँ पर होने वाले हैं? जापान में ही होना है सर। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा है ना करंट की चीजें सारी जो है। जी सर। आज एनसीसी डे है, पता है आपको? एनसीसी डे है ना आज, जी सर। है ना? आपने एनसीसी किया ना? जी। किसने किया था स्टार्ट एनसीसी? एनसीसी की स्थापना सर हृदय नाथ कुंजरू करके कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था। इनके हृदय बारे में कुछ बताइए। सर उनके बारे में नहीं मालूम सर, मुझे बस इतना ही मालूम था। अभी ये जरूर पढ़ लेना जो क्या कहते हैं, ये इसमें चल रहा है ना अभी एक कैंपेन चल रहा है कि हमारी जो परंपरागत जो है ना स्टडीज़ है, अभी इसको जोड़ा है ना सरकार ने, ये वन जिला वन खेल करके ये ट्रेडिशनल जो हमारी अरे वो तो जो परंपरागत खेल है ना हमारे जो, नहीं अपना जो अभी क्या है ध्यान, अरे ये चल रहा है ना वो होते हैं अपने सांसद गेम वाले सर। अरे नहीं, दिमाग से स्लिप हो रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा में जी स्पोर्ट्स हाँ या गेम्स को आप कौन सा दर्जा देते हैं, और इसको इंडियन उस प्रेफरेंस में अगर उसमें देखा जाए जी। मतलब तो सर ये पूछना चाह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में कैसा कौन कौन से गेम होते थे? सर एंशियंट टाइम पे कुश्ती ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको होता है, जबकि आप चाहो तो इसको पूरा इस पे है ना बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और ये वाली क्वेश्चन तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो पूछेगा ही। भारतीय ज्ञान परंपरा करके अभी एक प्रकोष्ठ भी बना दिया मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में। जी जी। आप तो बताइए प्राचीन काल में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन मिलता है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सर एंशियंट भारतीय ज्ञान परंपरा में जब है तो हमारी जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, जी परंपराएं आज अपन जो फॉलो कर रहे हैं, जी इसमें हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल एजुकेशन तो बहुत बाद में आया जी है ना। मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो कब आया? इतिहास में सर ने पूछा भी एंशिएंट काल में, इतिहास भूत चले जाओ जहाँ तक जाना है। जी। हाँ, मतलब तो मैं ये हमारे पूछ जो रहा हूँ प्राचीन कि ग्रंथ गेम हैं, प्राचीन क्या-क्या? उसमें भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स अस्तित्व में कब आया? चलो इतना बताओ, बहुत सिंपल है ये तो भाई। सर हाँ आप एंशियंट ओलंपिक के बारे में अरे बात ओलंपिक की बात नहीं, इंडियन मतलब हमारे टाइम में एंशिएंट टाइम में महाभारत काल में, आपके रामायण काल में और बाद के समय में कोई ऐसी चीजें मिलती हैं क्या? महाभारत रामायण काल में स्पोर्ट्स होते थे कि नहीं? इसलिए इसको बता समझा, इसको तो वो भी नहीं आ रही, अब तो क्या दिक्कत है। तीरंदाजी तो होता था ना, अच्छा मल्लयुद्ध चलिए, होता था। आपने एकलव्य का नाम सुना हुआ है? जी सर। तो वो कौन थे? कौन थे? सर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। शिष्य थे। जी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कभी एक यानी कि धनुर्धर विद्या का आयोजन किया था, प्रतियोगिता का। कोच थे ना वो? तो वो जी, उसमें अर्जुन ने लगाया था ना कि जी। किसकी आंख? सर मछली के आंख मछली की पे आंख। उसने- ये क्या प्रतियोगिता ही तो थी, टारगेट था ना वो, टारगेट। जी। चैंपियनशिप थी एक तरह और आपका जो मल्ल युद्ध का कहीं उल्लेख मिलता है क्या? सिंगल कॉम्पैक्ट मतलब जो कुश्ती वाला जिम वगैरह ये सब जिम, हाँ। मल्लयुद्ध हुए कई बार। सर ऐसे ये मतलब? सेनाओं को लड़ाने, सेनाओं की तैयारी के लिए उस अरे टाइम भैया, कुश्ती कराते थे। आप देखें महाभारत काल में भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ है, मल्लयुद्ध हुआ था मल्ल ना। युद्ध हुआ था। अरे तुम पेट में सबसे पहले आदमी जब आता है, आदमी मतलब बच्चा आता है,
तो उसके पास दिमाग पहले आता है कि और कुछ भी आता है। मैं उसको ऐसे डिफाइन करूंगा, तब जब कोई भी प्रेगनेंसी होती है जी कि स्पोर्ट्स वहीं से चालू हो जाता है, मूवमेंट वहीं से चालू हो जाता है। पता है आपको? बच्चा बाहर आके ये सोचता है कि चिल्लाना है, कहाँ क्या है, उससे पहले वो अंदर पेट में लाते हैं ऐसे फटफट आता है। पता है आपको? फिजिकल एक्टिविटी तो स्टार्ट ही कर देता है ना। हाँ, तब फिजिकली मूवमेंट तुम तो वहीं से कहाँ start हो तक पहुंच गए? मूवमेंट स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब बच्चा बाहर भी नहीं आता। जी सिंस इन द मतलब एग्जिस्टिंग इन द मदर वूम, बॉय और गर्ल गेट स्टार्ट देयर मूवमेंट्स। आप बताओ, इससे बड़ी कोई चीज है? ज्ञान तो बाद में आएगा जी जब वो पैदा होगा, जी और वो भी कब आएगा? जब उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जी। लेकिन मूवमेंट तो पहले ही आ जाता आपके है कहने का मतलब है कि भाई साहब। जब स्पोर्ट्स तो अर्जुन पैदा होने से पहले ही आ जाता है। कहने का अर्जुन मतलब ये अपनी माँ की गोद में था। हाँ, अभी अर्जुन आपने नहीं, उनका बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु जी अब उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज गेम में, जैसे प्रतियोगिताओं की बात की, तो उसके लिए आर्चरी जी क्या है? आर्चरी तो थी, जी फेंसिंग नहीं थी, स्वॉर्ड फाइटिंग, मल्ल युद्ध क्या है? रेसलिंग थी ना। रेसलिंग तो ये तो थी ना शुरू में, तो यही तो गेम थे। स्टार्टिंग में थी सर। अपन बच्चे थे, खेलते थे तो क्या कहते, रनिंग नहीं करते थे? तो फिर सबसे पहले मदर ऑफ स्पोर्ट्स क्यों बोला? रनिंग सबसे पहले हुई भाई। जी खेलेगा कूदेगा छोड़ो, फिर कूदना चालू हुआ। कूदना चालू हुआ तो मतलब ये सब कूदना काय में है? एथलेटिक्स में है ना बेटा। एथलेटिक्स में। फिर मैंने आपको हल्का सा उसमें डिफिकल्टी ये बढ़ा दी कि आप उसमें मतलब कि अदर स्पोर्ट्स किस उसमें लाइए, मैं बोला दैट इन्वॉल्व्स ऑल द मूवमेंट्स जो पॉसिबिलिटी होती जी है ना। अब जैसे एथलेटिक्स में आपको काइनेस्थेटिक सेंस कहाँ आता है? सॉरी सर नहीं। जी अच्छा, काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है? नहीं मालूम सर। अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोजीशन इन द एयर। ठीक है, जी हम जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप कर रहे हैं। हाई जंप में बॉडी ऐसी है, अपन को कैसे पता पैर लटके हैं, कहाँ लटके हैं, कैसे, ये पता नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी। लैंडिंग कहाँ करनी है, नेक की पोजीशन कहाँ लानी है, आर्म की पोजीशन कहाँ लानी है, बार कहाँ पर है, तो उसको बॉडी को क्रॉस कैसे, वो सेंस कहाँ से, वो क्या है? दैट इज किनेस्थेटिक सेंस। बॉडी मूवमेंट इन द एयर, उसकी अवेयरनेस कैसे? ठीक। चलो अच्छा है। फिर भी अब आपको है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, जी। सारे सब्जेक्ट में उसमें डेफिनेशन पहले, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, ये मेंशन किनेसियोलॉजी की डेफिनेशन कई किताबों में ऐसा लिख किनेसियोलॉजी की डेफिनेशन भी आपने अच्छी नहीं बताई ना। फिजियोलॉजी बायोमेकेनिक्स तो आप कंफ्यूज पूरी तरह से हो, मुझे लग रहा है अभी भी नहीं बता पा। आपने बॉडी ऑफ मूवमेंट कह दिया, बॉडी मूवमेंट ये क्या? देखो। बॉडी ऑफ मूवमेंट नहीं होता, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इन व्हाट रिस्पेक्ट? इन रिलेटेड टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्सेस कौन कौन से, वही तो हम एनालाइज क्या करते हैं उसमें किनेसियोलॉजी में, मूवमेंट, उसके फोर्स जनरेट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मूवमेंट लगाएंगे कहाँ से, इनिशिएट कहाँ से करेंगे, जी जी उसको बीच में कहाँ से तब्दील कैसे करेंगे, कैसे, तब कौन सा फोर्स का आएगा, कैसे लगेगा, यही तो चीजें है ना। जी। आपने उसको भी अधूरा बताया, जबकि ये तो आपसे तो जो जिस चीज के लिए आप जा रहे हो, तो आप यू नीड टू बी एक्सरसाइज मोर, यू नीड टू बी मतलब एक्सप्लोरेट, आपका वो होना चाहिए नॉलेज। जी हाँ, आपको कोई नई चीज पैदा करनी है, एक्सप्लोर करना है नॉलेज को। जी आप तो सोच के बता रहे हैं, आपको वहां नई चीज बताना है उनको। हम पूछना ही नहीं होता, हमें भी समझाना होता है। ऐसा नहीं है हम ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
आप हो सकता है कई चीज़ें हमें आपने विशेष चीज़ कर रखी हो, अब जैसे हम किसी एक चीज़ की जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं हम, लेकिन आप हमको ईयर्स के बारे में बता सकते हो, अगर आप भी तो डॉक्टरेट हो सपोज कर, है ना, जी तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो फिर। ठीक है सर। लेकिन सर जो आपने तो क्वेश्चन आप थोड़ा किया इसका कि बेसिक पहले पढ़िए थोड़ा सा, जी इसका करिए ना। सर आप हाँ सूरज जी, ये न्यूटन के जो लॉ हैं तीनों, जी इनका स्पोर्ट्स में कैसे यूज होता है, क्या होता है बताइए। सर न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, इनर्शिया, एक्सेलरेशन और एक्शन एंड रिएक्शन। इनर्शिया ये कहती है कि जो फुटबॉल रखी है, जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट वो एक ही जगह पे रहेगा। तो वो फुटबॉल वगैरह में यूज होती है। आगे और दूसरा एक्सेलरेशन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स लगाएंगे वो उतने दूर तक जाएगा, कम फोर्स रहेगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे शॉर्ट पुट में अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा। और न्यूटन्स का जो 3rd लॉ है वो हम ब्लॉक स्टार्ट अगर ले रहे हैं सर, तो उस टाइप जितना हम ब्लॉक पे प्रेस करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन वो हमें ओके देगा। अच्छा, क्रिकेट में जब हम कैच लेते हैं जी और हाथ पीछे की तरफ करते हैं, जी तो इसमें कौन सा लॉ लगता है न्यूटन का? सर इसमें न्यूटन का 2nd लॉ लगना चाहिए। जब अपन कैच लेते हैं जी तो अपने हाथ पीछे अपन लेते हैं तो हो जाते हैं, इनका कहने का मतलब, और अगर हम पीछे लेते हैं तो क्यों लेते हैं? अगर उसको पीछे ऐसे नहीं लेंगे तो मुझे लग रहा है न्यूटन क्या का हो जाएगा? 3rd लॉ लग के वो जंप कर जाएगा। 3rd लॉ कैसे आएगा? सॉरी सर, नहीं लगना चाहिए 3rd लॉ, 3rd लॉ कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा सर। अभी जो आपने बताया न्यूटन लॉ, ये कौन से मोशन की है? 3rd लॉ नहीं आएगा इसमें, कैसे आ जाएगा बताओ? सॉरी सर, 3rd लॉ क्या है? नहीं आएगा। एक्शन एंड रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। रिएक्शन। तो यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर कैच लेना, सर ने ये पूछा है कि आप विड्रॉ कैसे करते हैं, हाथ क्यों विड्रॉ करते हैं, ये पूछा। ताकि सर कैच हाँ। बॉल को आसानी से हाँ। कैच कर तो सके। इसमें अपोजिट रिएक्शन कैसे आएगा? बॉल लग के चली जाएगी, तो अगर हाथ पे जब बॉल लग के चली जाएगी दैट मीन्स अपने हाथ ही नहीं पीछे खींचे। रिएक्शन टू कैसे आएगा? मिनिमाइज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, ज्यादा स्पीड में आएगी तो अपन को कैच ही नहीं कर, उसकी वेलोसिटी से अपने हाथ को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तब तो कैच पकड़ पाओगे, नहीं तो हाथ में ये होता है reducing the impact force, understand, and that depend upon the gravity of the force. ग्रेविटी ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा हमको पीछे लेना पड़ेगा, और जितना कम होगा ये लेना पड़ेगा, ना कम, उससे बैलेंस करना, जस्ट उससे टू manage। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट। वेलोसिटी। हाँ, जी इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ा, हमको हाथ पीछे विड्रॉ करने पड़ते। इम्पैक्ट फोर्स होता है ना उसको, नहीं तो मोमेंटम जो बॉल का होगा ना जी वो आपका कम नहीं होगा। अगर ये खड़ा रहेगा ना तो एकदम से पड़ेगी, और इम्पैक्ट रिड्यूस नहीं होगा तो वो क्या होगा, उछल के। बॉल के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी फोर्स होता है ना, वो बढ़ेगा, दैट बॉल गेट रिफ्लेक्टेड। सूरज जी अभी का अविनाशपुर में और इसमें एक और चीज याद रखना, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन द लाइन ऑफ, इन्होंने क्या बोला, ग्रेविटी। ग्रेविटी या वेलोसिटी जो भी, समझ ना, इन द लाइन ऑफ, बॉल यहाँ पर है तो यहाँ नहीं खींच सकते, ये आएगा तो उसी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन वेयर द बॉल इज गोइंग टू बी, कहाँ, हाथ में आ रही, कनेक्शन में आ रही है उसकी, ऐसे ऐसे आ रही तो ऐसे नहीं खींच सकते, नहीं सर। है ना। जी हाँ, ये स्पेसिफिकली आपको वो बोलना पड़ेगा। डायरेक्शन में होना। हाँ,
ठीक है। ठीक सर। तो अभी कहाँ, अलीराजपुर में आपके? सर अलीराजपुर में सर। वहीं से आए थे? जी सर। ठीक है, सर ने जैसे बताया कि आप अपना जो सब्जेक्ट है ना बहुत थोड़ा सा अच्छी तरह से डीप स्टडी कर लें इनको, जी है ना। जी और जो भी आपका इसमें अडेप्ट में लिखी हुई है सारी जगह, उनको भी आप पढ़ लीजिए। जी और करंट से रिलेटेड जो भी अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहाँ भी हो रही है ना, जी वो सारी, अभी जैसे अपना वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, उसको भी आप देख लीजिए। इंडिया उसमें विजय लाने, और ठीक है, ठीक। थैंक यू सर।